स्वागत है आप सभी का। आप लगातार देख रहे हैं जनादेश 2022 और इस वक्त आपके साथ जुड़ रहा हूं मैं स्वप्निल। और देखिए तस्वीरें इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है, वो एक बड़ा मैसेज है इस बात का कि बीजेपी इन चुनावों से कितनी उत्साहित है। एक वक्त टक्कर की स्थिति यूपी में बनी, पहले मुकाबला था यहां बीजेपी वर्सेस ऑल, लेकिन फिर यह मुकाबला बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी के बीच रह गया। समाजवादी पार्टी ने अपना अस्तित्व पिछली बार से बेहतर बनाया, लेकिन अब देखिए बीजेपी का रिकॉर्ड। वंदे वंदे भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी तो देखिए कई मायनों में बीजेपी की ये जीत ऐतिहासिक है। एक तो बेहद लंबे वक्त के बाद, बहुत सालों के इंतजार के बाद ऐसा मौका आया है जब जो पार्टी सत्ता में थी वही दोबारा रिपीट करने में सफल रही। और अगर बात करें एक सीएम जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो, वो अपनी लीडरशिप में दोबारा सरकार बना ले जाए, इसको भी काफी सालों के बाद ये यूपी में हुआ है। और यूपी के नतीजे बेहद महत्वपूर्ण थे कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, क्योंकि ये इनके भविष्य की रणनीति तय करते हैं। अब जब सब सारी चीजें स्पष्ट हैं तो अब मैंडेट के जो मायने हैं उस पर लगातार चर्चा भी चल रही है और इनका क्या राजस्थान में असर रह सकता है, इस पर भी बातचीत चल रही है। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद हैं, राखी राठौड़ जी बीजेपी नेता है, अरुण शर्मा जी कांग्रेस नेता है, और कुछ ही पलों में और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का मैं एक बार फिर स्वागत कर रहा हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अरुण शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं और मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि धीरे धीरे कर आपकी स्थिति बद से बदतर की ओर जा रही है। इसमें ग्राफ में कहीं पर आपके लिए बहुत ज्यादा उठान दिखे या कहीं पर उठता हुआ दिखे, ऐसा लग नहीं रहा। जो कुछ हाथ में था वो भी आप खो रहे हैं। ये स्थिति कुछ ऐसी है कि आज अगर तीसरे मोर्चे की कोशिशें होती हैं तो आप बार्गेनिंग कंडीशन में भी नहीं रह गए। स्वप्निल, जरूर आज के जो नतीजे हैं वो अप्रत्याशित हैं हम लोगों के लिए और सेटबैक है, स्पेशली पंजाब जहां हमारी सरकार थी और हमने वो स्टेट गंवा दी है। इसी तरीके से उत्तराखंड और गोवा में बहुत कांटे की टक्कर लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को एज है, वहाँ भी हमको सेटबैक लगा है। उत्तर प्रदेश का नतीजा भी आपके सामने है। जरूर ये गहन चिंतन का मामला है। संगठन के लेवल पे हमको और मजबूत होना पड़ेगा और ठीक से दोबारा अवलोकन करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस राष्ट्र को उद्वेलित कर रहे हैं या जिनकी। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, इतनी पुरानी पार्टी इतनी स्लो लर्नर कैसे है? नहीं, पुरानी पार्टी है जरूर और उसी हिसाब से हम में संयम भी बहुत है। स्वप्निल, देखिए हमने करीब 100-150 साल स्वतंत्रता संग्राम में इस पार्टी ने हिस्सा लिया और उस समय का जो रोक रहा हूं मैं, आप ही से बातचीत आगे भी जारी रखूंगा, लेकिन इस वक्त देखिए योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें। आज भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों के साथ इतना प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, पहली बार 7 चरणों में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और संपन्न होने के साथ ही आज मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को
प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। भारत निर्वाचन आयोग को शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए प्रशासन और पुलिस विभाग और अन्य सभी संबंधित विभाग के सभी कार्मिकों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी के बावजूद शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व को संपन्न करने में अपना योगदान दिया है। उन सबका भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरा समय दिया और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुशासन की स्थापना के लिए किए जाने वाले हर एक प्रयास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और सहयोग सदैव प्राप्त होता रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, केंद्रीय मंत्रियों और केंद्र भारत सरकार से जुड़े हुए सभी मंत्रियों के साथ ही सभी पदाधिकारियों के सहयोग से जो ये प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में प्राप्त हुआ है, एक प्रचंड बहुमत। योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कर रहे हैं और जिस को वो अपनी जीत के पीछे मानते हैं कि उनका श्रेय रहा, उनको धन्यवाद भी कह रहे हैं। बहरहाल हमारे गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए। अरुण शर्मा जी, आपसे बातचीत रुकी। अरुण शर्मा जी, देखिए अब जिस तरह की स्थिति है, ये तो साफ है कि पार्टी में सर्जरी की जरूरत है। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि जो मैं आपके इतिहास की बात कर रहा था, इतने लंबे इतिहास के बाद आपको सीखने में फास्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है 2012 के बाद एक बहुत स्लो लर्नर आप हो चुके हैं। नहीं, हम लगातार सीख रहे हैं और हर परिणाम के बाद मंथन हमारा चलता है और गलतियों से हम सीखते हैं। पर मैं जैसे स्वप्निल कह रहा था कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हम पे आधा इल्ज़ाम तो यही है कि हमने करीब 70 साल, कोई कहता है, राज किया है। इससे काफ़ी लोग नाराज़ हैं, आपने 70 साल राज किया। वो एक्चुअली 70 है भी नहीं, वो गणित थोड़ी कमज़ोर है। उसमें वाजपेयी जी की भी 6 साल की सरकार हैं, देवगौड़ा जी की भी सरकार है। खैर व्हाटएवर, 55 साल का जो हमने शासन किया है यहाँ, उसके बारे में ये बड़ी पॉपुलर बात हो गई है फैशन में कहना कि कुछ नहीं किया, 55 साल में कुछ नहीं किया। और अब 2014 से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं असली आज़ादी 2014 से आई है, उससे पहले जो आज़ादी थी वो भीख में मिली है। लेकिन आप तो देखिए, ये सब संघर्ष हमको करना पड़ेगा। क्या सीखा? जब हम सर्जरी की बात करते हैं, ऐसा लगता है कि आपको दरअसल बाईपास सर्जरी की जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आपको बाईपास करना होगा, लेकिन क्या आप वो बाईपास कर पा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले देखिए, हमने बताया कि इंडिपेंडेंटली अकेले पूर्ण बहुमत का आंकड़ा, मैजिक नंबर बीजेपी ने यूपी में हासिल कर लिया है। 202 सीटें खुद अपने दम पर जीत ली और गठबंधन के तौर पर वो 269 दिख रहे हैं। यानी अगर रुझान एज इट इज कन्वर्ट हो जाते हैं तो बीजेपी गठबंधन 269 पर होगा। और राखी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, मैं समझ सकता हूं आसानी से कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, लेकिन ठीक है। राखी जी, अरुण जी, मैं आपके पास आपसे बातचीत जारी रखूंगा, लेकिन एक सवाल मैं राखी जी से ले ही लेता हूं। राखी जी, देखिए, ठीक है, लगातार सरकार बना रहे हैं आप यूपी में, ये बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन जितने आपके दावे हैं उस दावे से सीटें कम रही हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी आपके सामने खड़े होने की हिम्मत कर पाई और अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने अपना कद बढ़ाया। आप सिर्फ कांग्रेस सोचते रह रहे हैं, लेकिन और भी कॉम्पिटिशन्स खड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं।
नहीं, स्वप्निल जी, कांग्रेस कभी भी कंपटीशन में यूपी में नहीं थी। 100 साल पुरानी जो पार्टी अभी संगठन को तलाश रही है, ऐसी पार्टी आ नहीं सकती थी सामने, ऐसा कभी हमने नहीं सोचा। लेकिन देखिए, हम एक ऐसे स्टेट की बात कर रहे हैं जहां पर कभी कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ। आपने अभी भी कहा कि 5 साल का पीरियड पूरा करने के बाद में दोबारा वही सेम बहुमत के साथ में आ जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इतिहास जो है वो यूपी में बनने जा रहा है, और इसके लिए योगी जी का जो काम है, वहां पे गवर्नेंस है, ग्राउंड लेवल पे जो सुरक्षा का भाव स्पेशली महिलाओं को उन्होंने दिया है, क्योंकि महिला कार्ड तो इन्होंने भी खेला। इन्होंने जो 0 पे थे, 0 पे 40% इन्होंने कहा कि हम लोग महिलाओं को आरक्षण देंगे, हम महिलाओं को टिकट देंगे, बिना उनकी तैयारी के उनको चुनावी रण के अंदर उन्होंने खड़ा कर दिया। अब वो हार गई है तो उनका मॉरल और डाउन हुआ होगा। मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए अच्छा करने की जगह उन्होंने खराब किया, खेला जाता है। हो सकता है कांग्रेस ने ब्लाइंड खेला हो, लेकिन मैं आपसे आपका इंडिपेंडेंटली पूछ रहा हूं कि अगर विकास की गंगा बहती तो कारवा जुड़ता। यहां कारवा कम हुआ है और दूसरे ने अपनी जगह बनाई। मानो ये कुछ ऐसा है कि समाजवादी पार्टी MY समीकरण पर चलती थी, मुस्लिम यादव, आप MY समीकरण पर जब चले महिला और यूथ, तो आपको ठीक है थोड़ा बेनिफिट तो मिला, लेकिन वैसा नहीं जैसा पिछली बार था। यानी ये उतना चमकीला प्रदर्शन नहीं है। देखिए, अभी अब रिजल्ट्स आ जाएं पूरे हमारे पास में, और वोट परसेंटेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें स्वप्निल जी। अगर वोट परसेंटेज हमारा उतना ही रहता है तो निश्चित तौर पे काम अच्छा किया है। और वापस जब आप प्रचंड बहुमत के साथ में, प्रचंड ही बहुमत कहूंगी क्योंकि बहुत अच्छे, हम 202 तो हम क्रॉस कर चुके हैं, और 270 सुबह से दिखा रहे हैं आप लोग कि 270 के नजदीक हम लोग हैं। तो इतने अच्छे बहुमत के साथ जब हम आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर जनता जो है उनका विश्वास हमारे साथ में है, और जो काम जो योगी जी ने, मोदी जी ने किया है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे आने वाले समय के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार चल रही है। गुजरात में आप देखो 95 से हमारी सरकार चल रही है, ऐसा नहीं है। MP में देखिए आप, लगातार हम लोग 2003 से लगातार चल रहे हैं, बीच में 1 साल का गैप आया, लेकिन लगातार चलने वाला जो काम है, सतत प्रक्रिया, लगातार काम करना, ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम काम करना जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति रही है, वैसा काम नहीं। हम 24/7 काम करने वाले लोग हैं। ठीक है राखी जी, मैं यहां पर अपने दर्शकों को बता दूं कि आप जो रुझान अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब तो बहुत से नतीजे सामने आ चुके हैं। पंजाब में ये क्लियर हो चुका है कि कौन सरकार बना रहा है, लगभग क्लीन स्वीप ही है। इसको क्लीन स्वीप नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे। हालांकि यूपी में क्लीन स्वीप वाली स्थिति बनी है, लेकिन एकदम बॉर्डर पर आकर आप यूपी में अगर देखेंगे तो बीजेपी ने 202 सीटें तो जीत ली हैं गठबंधन के साथ, और रुझान जितनी सीटों पर आगे चल रहे हैं ये बता रहे हैं कि अगर वो नतीजों में बदलते हैं तो 268 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाएंगी। पिछले परफॉर्मेंस से थोड़ा कमजोर, लेकिन फिर भी सरकार किसकी बनती है यही सबसे अहम रह जाता है। 130 समाजवादी पार्टी जिस गठबंधन के साथ लड़ रही थी, 130 सीटें उनके खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। 69 जा चुकी हैं, पिछली बार से बेहतर परफॉर्मेंस। तस्वीरों में आपको JP नड्डा नजर आ रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने, उनको धन्यवाद करने और एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इंतजार उनका हो रहा है वहां पहुंचने का। माना यह जा रहा है कि अमित शाह भी वहां पर हो सकते हैं। JP नड्डा पहुंच ही चुके हैं और कार्यकर्ताओं के उत्साह को वो देख रहे हैं, उनके अभिवादन को भी वो स्वीकार कर रहे हैं। बीजेपी मशीनरी में एक एक्साइटमेंट की स्थिति आई है। अगर किसी स्टेट में किसी तरह का कोई थोड़ा बहुत दबाव भी रहा होगा तो बीजेपी ने उससे पार पाने के तरीके खोजे और लगातार मैदान में डटी रही। मैं बार बार इस बात का उदाहरण दे रहा हूं कि अगर हम प्रदेश का ही एग्जाम्पल लें तो प्रदेश में कांग्रेस काफी खुश थी, खासकर बजट के बाद, और जिस तरह से जनता का रेस्पॉन्स मिला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने, उनका आभार जताने के लिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार बड़ी संख्या में लोग CMR में जुट रहे हैं, उससे पार्टी गदगद थी और बीजेपी एक दबाव महसूस कर रही थी। लेकिन आज की जीत के बाद प्रदेश बीजेपी मशीनरी में भी जो उत्साह का संचार हुआ है वो जश्न की तस्वीरों में दिख रहा है।
देखिए दो तस्वीरें हैं, एक दिल्ली से और एक लखनऊ से। बीजेपी कार्यकर्ताओं के उत्साह, उनके जोश को बता रही हैं। बीजेपी ये नारा लगाया करती थी, चप्पा चप्पा भाजपा। कुछ वैसी स्थिति 5 राज्यों के चुनावों में बनी है। 4 राज्य बीजेपी के खाते में जा चुके हैं। हालांकि एक चप्पा, एक कोना, यानी एक स्टेट पंजाब रह गया, जहां पर वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाए, सिर्फ टैली में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। और उसे लेकर बीजेपी को रीथिंक करना होगा ड्राइंग बोर्ड पर बैठकर अपनी पॉलिटिकल रणनीति पंजाब के लिए। दूसरी तरफ ये तस्वीरें कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा मैसेज है। कांग्रेस की भविष्य में क्या दशा और दिशा रहने वाली है, उसके लिए एक बड़ा मैसेज है। अगर कांग्रेस अब भी ड्राइंग बोर्ड पर बैठकर दोबारा इलेक्शन की रणनीति बनाती है तो आगे वो लड़ाई में आ सकते हैं। नहीं तो अगर तीसरे मोर्चे की तैयारियां चालू होती है तो फिलहाल बार्गेनिंग कंडीशन में भी नहीं रहेगा इन नतीजों के बाद। और जयपुर से लगातार हमारे साथ गेस्ट बने हुए हैं। अब मेरे साथ बीजेपी नेता मुकेश पारीक जी जुड़ रहे हैं, अरुण शर्मा जी हमारे साथ बने ही हुए हैं और वरुण पुरोहित जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये तीनों मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश पारीक जी, स्वागत करता हूं मैं आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। कुछ ही पलों में मैं आपसे बातचीत करूंगा। अरुण शर्मा जी, आपसे बातचीत बीच में अधूरी रह गई। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, देखिए आप ये कह रहे हैं कि आप स्लो लर्नर नहीं है, चलिए मैं मान लेता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि आपने हर हार के बाद मंथन किया, चलिए मैं ये भी मान लेता हूँ। लेकिन उसके बाद फिर आपने अप्लाई क्या किया? क्योंकि आज जो स्थिति है उसमें देखकर ये लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ और लोग आपका साथ छोड़ देंगे। देखिए, ऐसी बात तो नहीं है, पर स्वप्निल मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि मुझे अब इक्वल लेवल के इलेक्शन होने का इंतजार रहेगा। आज मतलब की तारीख में अगर आप ये, हाँ, इसका मतलब हिंदी में ये हुआ कि अब इक्वल लेवल पे आप एक पार्टी देखिए जिसके पास रिसोर्सेज का अंबार है, कोई कंपैरिजन नहीं है किसी और से, और जिसको कोई हिचकिचाहट नहीं होती अपनी सेंट्रल एजेंसियों को इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल करने में। तो इसलिए मैं तो कह रहा वो हूं पार्टी कि आम आदमी equal पार्टी को field पंजाब में नहीं। क्यों नहीं रोक पाई? देखिए, आम आदमी को इस बार पंजाब में जो अप्रत्याशित सफलता मिली है वो शायद पंजाब की जनता टोटल नया प्रयोग करना चाहती थी, ऊब चुकी होगी शायद जो एग्जिस्टिंग ऑप्शंस उसके पास थे। लेकिन मत भूलिए, आम आदमी पार्टी के भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के यहाँ छापे पड़े थे, उसके सेक्रेटरी ऑफिस में छापे पड़े थे। ये रिवाज हो गया है कि इलेक्शन से पहले कोई इत्र वाले लेकिन वो भरभरा कर नहीं गिरे। देखिए, आपने शुरुआत में माना आपसे रणनीतिक चूक हुई है, लेकिन अब देखिए क्या हो गया ना कि अगर मैं आपसे बोलता हूं प्रियंका गांधी से कोई कमी नहीं रह गई, क्या कोई कमी रह गई, तो आप ये कहेंगे कि नहीं, उन्होंने तो सब कुछ किया, उन्होंने एक संगठन खड़ा करके दे दिया, लेकिन उस संगठन को डिलीवरी का टाइम नहीं मिला, तो किसने रोका था? अभी स्थिति है। देखिए वरुण पुरोहित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। वरुण पुरोहित जी, देखिए आपसे पहले भी चर्चा हो रही थी और पंजाब को लेकर ही चर्चा हुई थी। एक मेरा गैस था, एक आपका गैस था, और आप जानते ही किसका गैस सही साबित हुआ। और यूपी की स्थिति आप देख ही रहे हैं, कोई फाइटिंग कंडीशन नहीं बन पाई। टैली में सिर्फ एक औपचारिकता के तौर पर नाम नजर आ रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर संगठन बनाया भी तो इतनी देर क्यों की? अपनी गलतियों से सीख लेना लगभग कांग्रेस ने पिछले कुछ समय से बंद कर दिया है, ऐसा लगने लगा है। क्योंकि 1-2 सालों में मैंने आपको हमेशा कहा, पार्टी का सेंट्रल सिस्टम जब तक दुरुस्त नहीं होगा पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। कैडर को रीबिल्ड करना बहुत जरूरी है, और कैडर क्या है ये समझना आला कमान को जरूरी है। क्योंकि कैडर ये तो नहीं होता आप जेएनयू से कन्हैया कुमार को ले आओगे, आपके पास छात्र संगठन है, पूरे देश में आपके पास लीडर्स हैं, युवा नेता हैं, आप उनके ऊपर लाके बाहर से इंपोर्ट करके रख दोगे तो वो चीज नहीं चल सकती। मैंने हमेशा कहा, गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को आप अहम और निर्णायक पद नहीं दे सकते। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कांग्रेस संगठन के चुनाव हो रहे हैं, संगठन के चुनाव की जिम्मेदारी किसको दे रखी है? मधुसूदन मिस्त्री जी को दे रखी है। वो पूरी जिंदगी आरएसएस और बीजेपी में रहे, वो कांग्रेस संगठन का चुनाव कराएंगे। राजस्थान का पीआरओ किसको बना रहा है? संजय निरुपम को। मैं किसी के इंडिविजुअल टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, आप संजय निरुपम को पीआरओ बनाते हो राजस्थान का, उस जिंदगी भर आपके शिवसेना से रहे हुए हैं, वो क्या कांग्रेस के बारे में यहाँ जानते? तो उनको बनाने वाले को दोष दीजिए ना। मैंने आपको वही तो कहा, सेंट्रल सिस्टम की बात की, आला कमान की बात की, मैं तो सीधे सीधे ये बात कर रहा हूँ। अब एक छोटा सा एग्जांपल, राजस्थान में नियुक्तियों की बात कर लीजिए। कुमार विश्वास अच्छे कवि हैं, सब बात है, लेकिन उनकी पत्नी को उपकृत किस लिए किया राजस्थान सरकार ने?
अगर आपने इसलिए किया कि कुमार विश्वास राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े और उनको पप्पू कहते थे, उनको संज्ञा ऐसी देते थे, और नवजोत सिद्धू भी देते थे ऐसी प्रकार की संज्ञा, तो पंजाब आपने बिगाड़ा जबरदस्ती। तो ये देखिए, स्थानीय जो कार्यकर्ता है उसका तो कोई रोल ही नहीं रहा है। एक ग्रुप है 20-30 आदमियों का दिल्ली के अंदर। लेकिन ये एक और महत्वपूर्ण सवाल पर ला रहा है वरुण पुरोहित जी। कुछ दिनों पहले आपसे जब मेरी चर्चा हो रही थी और प्रियंका गांधी पर बातचीत हो रही थी, मैंने कहा था कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए ब्रह्मास्त्र हो सकती थी, लेकिन ब्रह्मास्त्र का एक वक्त होता है और एक तरीका होता है और उसी वक्त इस्तेमाल करना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी को ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करने से कांग्रेस चूक गई। अब वो सिर्फ एक लेडी रह गई हैं जिनमें पॉसिबिलिटीज तो असंख्य होंगी, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाई। नहीं, मैं वो उस प्रियंका जी का वापस अब बाद में टॉपिक, अपन जो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे थे वो पहले पूरी कर लूं। अब कांग्रेस पार्टी आप देखिए, जैसे प्रशांत किशोर है, आप किस बात का ठेका दोगे? आपकी पार्टी में क्या कमजोरी आ गई जो ठेके दोगे पार्टी को जिताने के लिए? आपके ऑर्गेनाइजेशन है, वर्कर है, आप उसको दुरुस्त ही नहीं करना चाहते हो, तो वो, और आप कभी फिल्मी हीरो हीरोइन, कभी क्रिकेटरों को पार्टी में लाओगे तो आपकी पार्टी कैसे चलेगी? ये सबसे बड़ा जो प्रश्न है ना, मंथन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने सुना आपके चैनल पे, भाई मंथन तो पंचमढ़ी में हो गया था कितने साल पहले, कि भाई दो बार के हारे हुए को टिकट नहीं देना है, 20,000 से ऊपर जो जीत हार गया उसको टिकट नहीं देना है। क्या उसमें लागू हुई पंचमढ़ी की सिफारिश? आज दिन तक नहीं हुई। अब राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों की मैं बात कर रहा था, पति भी है, पत्नी भी है, बाप भी है, बेटा भी है, आप लिस्ट देख लीजिए। मतलब कार्यकर्ता कहाँ जाएगा जब आपका कार्यकर्ता को आप मोबिलाइज ही नहीं करना चाहते हो? तो कांग्रेस के अंदर दो पहलू हो गए, एक तो हो गया ग्रास रूट वर्कर और एक हो गया सेटिंगबाज लोग। अब दिल्ली में 15-20 जनों के एक सेटिंग, जो कभी G23 बनाते हैं, कभी G25 बनाएंगे। अभी अगर जीत जाती कांग्रेस तो सबसे पहले चाटुकारिता में लग जाते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अब वो सबसे पहले क्रिटिसिज्म में लग जाएंगे। तो वो लोग करते क्या है, दिल्ली में बैठे रहते हैं, राज्यसभा की टिकट ले लेंगे। अच्छा, एक बात और है, या तो मंत्री बन जाएंगे, हार जाएंगे तो संगठन का ठेका ले लेंगे। एक विधायकों को ठेका दे रखा है, विधायक ही चेयरमैन बनेगा, विधायक ही मंत्री, विधायक ही संगठन संभालेगा। तो ये जो ठेकादारी प्रथा कांग्रेस में चल रही है, इसलिए समाप्त हो रही, और इसके लिए संपूर्ण रूप से दोषी जो है वो सेंट्रल सिस्टम है, पार्टी अलग। ठीक है, सेंट्रल सिस्टम है, आपकी बात आ गई। प्रियंका गांधी वाला जो सवाल था वरुण जी, मैं वो आगे आपसे ले लेता हूं। एक बार मैं मनीष पारीक जी को भी इस चर्चा में शामिल कर लूं, माफ कीजिएगा, मुकेश पारीक जी को भी इस चर्चा में शामिल कर लूं। मुकेश पारीक जी, आपकी पार्टी ने यूपी में जिसे हटाया, उसने 5 साल में वापसी का रास्ता खोजा और अपने आप को मजबूत बनाया। ठीक है, वो सरकार में नहीं आ पाए, वो मैजिक नंबर्स नहीं जुटा पाए, लेकिन वापसी का रास्ता बनाया। ये आपको रीथिंक करना है, क्यों और कैसे? क्योंकि आप जितना चमकीला बता रहे हैं, अगर उतना चमकीला होता तो ये रास्ता अखिलेश यादव नहीं खोज पाते। नहीं, मैं आपका प्रश्न, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं। आपको समझना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ, अगर आप बोले मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, अखिलेश यादव, जी, समाजवादी पार्टी पिछली बार से मजबूत हुई है। किसने किया? जी, अखिलेश यादव ने। वो भी उस 5 साल में, जिस 5 साल को आप अपना बेहतरीन बता रहे हैं यूपी में, और इसी अखिलेश यादव को आपने हटाया था। वो वापस अपनी जगह बनाने की दिशा में बढ़ चले हैं और वो आपसे लड़ने की कला सीख गए हैं इन्हीं 5 सालों में। ये बताता है कि उतना चमकीली चीजें थी नहीं जितनी आपको लगती हैं या आप बताते हैं। देखिए, इसके साथ आप एक चीज और जोड़िए। उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड कायम हुआ है साथ में कि योगी की सरकार दोबारा इतने शानदार बहुमत के साथ सत्ता में आई है। पिछली बार चुनाव का अगर आप जब शानदार बहुमत पिछली बार से कम नहीं, हाँ, पिछली बार से थोड़ा कम, लेकिन शानदार बहुमत आया है। ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड बना है, इस चीज को भी आपको नोट करना चाहिए। दूसरा जो है, साथ में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलावा और किसी भी अन्य पार्टी की सीटें नहीं आई है। चाहे वो बसपा का एक बहुत बड़ा वोट था उत्तर प्रदेश में, चाहे कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत वोट था, वो सारे के सारे वोट सब सपा में, जो भी भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने अगेंस्ट चुनाव लड़ा, वो सब समाजवादी पार्टी को वोट गए। साथ में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने धर्म की, जाति की और संप्रदाय की जो राजनीति का प्रयास किया, हालांकि जनता ने उसको नकार दिया, उनका चेहरा दिखा दिया, लेकिन ने आपके पक्ष में भी तो माहौल बनाया। बसपा के वोट बैंक का एक बड़ा आपकी तरफ भी तो सरकार, वहीं तो आपने गैप भरा, लेकिन उतना नहीं भर पाए जितना पिछली बार था। देखिए, मैं कंप्लीट करूंगा तब थोड़ा सा ये क्लियर हो पाएगा ये पॉइंट। ये आपको समझना पड़ेगा। इन लोगों ने, विशेषकर जो सपा पार्टी का अगर कोई चुनाव था तो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर आधारित था कि हम धर्म के आधार पर
और जाति के आधार पर और संप्रदाय के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। और उन्होंने वो जितना जहर घोल सकते थे, जितना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुप्रचार कर सकते थे, जितना योगी जी को बदनाम कर सकते थे, पर वो क्यों कर पाए साहब? ऐसी शक्तियां नहीं, अब जब एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ खुद ये कहते हैं कि हमें तो हम तो 80 से ले रहे हैं, 20 हमें देंगे ही नहीं, हमें पता है। कर कहां पाए तो ये अगर वो दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आप भी रखे हुए हैं। आप तो इस बात को अप्रिशिएट कीजिए कि इन सब ऐसी परिस्थितियों के बावजूद जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इतना अच्छा बहुमत दिया है। वहां पर माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी। सपा की सरकार में जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट देखी, जिस प्रकार से वहां पर ये सारी तानाशाही खत्म हुई, वहां पर जिस प्रकार से जातिवाद पर अंकुश लगा, जिस प्रकार से वहां बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित हुई, वहां पर जिस प्रकार से अवैध निर्माण और गुंडागिर्दी जो सारी चरम पर थी, उस पर योगी जी ने एक रोक लगाई और उस रोक का ही ये परिणाम निकला कि जनता ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और जो आप सपा को बहुत ज्यादा श्रेय मत दीजिए, जितना वोट जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट था, वो नहीं, जो जितना भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वोट था, ये बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी वहां पर समाप्त हो जाने के कारण वो कुछ वोट सपा को मिला। इस बात को कहा है कि जब विकास की गंगा बहती है तो कारवां बढ़ता है, कम नहीं होता। बिल्कुल, है ना, कम बढ़ा है कारवा। आप कारवा देखिए, आप कारवा देखिए, उत्तराखंड देखिए, मणिपुर देखिए, गोवा देखिए, आप सब, अरे सब आप इसको, आप कल को आप बहुमत, पूर्ण बहुमत में सरकार आई है, अच्छे बहुमत से सरकार आई है, हम हमारे दम पर सरकार बना रहे हैं। आप और दोबारा आप एक तरफ कहते हैं कि जब एंटी इनकम्बेंसी होती है, आप एक तरफ कहते हैं कि उसके बावजूद योगी जी ने भारत के सब में बड़े प्रदेश में जिस पर, और एक बात आपको और बताना चाहूंगा, ये चुनाव जब हम डिबेट में आते थे तो आप और हमारे कांग्रेस के मित्र और अन्य विरोधी दलों के नेता ये कहते थे कि ये चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद तस्वीर सामने आएगी। अब ये चुनाव हो गए, ये तस्वीर 24 की तस्वीर बयां करती है, ये तस्वीर 2023 के राजस्थान की चुनाव की तस्वीर बयां करती है। तो ये अब स्पष्ट हो चुका है कि मोदी जी, देखिए अब एनालिसिस और लॉजिक तो यही कहता है कि ये 2024 का सेमीफाइनल था, बीच में एक पड़ाव 2023 भी होगा, उसमें क्या होता है ये जरूर देखा जाएगा। लेकिन ये माना जा रहा था, क्योंकि कहते ही हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है, तो एक झलक तो मिलती है। मैं आपकी इस बात से तो एनालिटिकली लॉजिकली पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन अरुण शर्मा जी, देखिए अब फिर मेरा सवाल वही है कि जब भी कोई किसी कैंपेन को या किसी अभियान को लीड करता है तो उस अभियान के सफल होने या असफल होने की जिम्मेदारी उसकी होती है। यूपी में किसने लीड किया, पंजाब में किसने लीड किया, और उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर ने किसने लीड किया, ये सब आपको पता है। पर आप जिम्मेदारी अगर तय करते हैं तो उस पर कुछ एक्शन लेंगे या नहीं, या 2012 के बाद से जो आपने किया है नॉन एक्शन मोड वही चलेगा? वरुण पुरोहित जी भी कह रहे हैं आप नॉन एक्शन मोड में रहते हैं, आपने फैसले लिए, टिकते कहां हैं उस पर? देखिए ऐसी बात नहीं है, और ये आज शाम सारे फैसले ले लेने ऐसी कोई जल्दबाजी भी नहीं है। आज तो वातावरण ही बिल्कुल दूसरा है। भारतीय जनता पार्टी को आज कुछ सुनाई नहीं देगा, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, कोई भी ढंग की बात कर नहीं सकते। आज तो मैं इनको बधाइयां ही दे सकता हूं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। लेकिन ये जरूर है कि ये अप्रत्याशित है, कई बार समझ में आने में देर लगती है। मुझे अब भी ये समझ में नहीं आ रहा है जल्दी से कि आपके पूरे एनालिसिस देख लीजिए पिछले एक महीने के, सब जगह कांटे की टक्कर की घोषणा थी सारे चैनल्स पे, वो चाहे उत्तराखंड हो, गोवा हो, इवन उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी अब खुश हो रही है जरूर, और खुशी होने की वजह है उनके पास। लेकिन ये सचमुच चिंतित थे। वो जो 3 कानून वापस लिए गए, वो एक बानगी है छोटी सी, कि इनको फिक्र थी कि इस बार कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन आप देखिए, एक तो मेरा जो डर है वो ये है, जिस बेल्ट की आप बात कर रहे हैं वहां पर भी अच्छी खासी उपस्थिति बीजेपी ने दर्ज कराई है नंबर्स में। वो ही मैं जिक्र कर रहा था स्वप्निल, कि मैं अचानक अब थोड़ा सा कंफ्यूज भी हूं इन द सेंस, इस देश के रियल असली मुद्दे क्या हैं? क्या बेरोजगारी कोई मुद्दा है या नहीं? बढ़ती हुई महंगाई कोई मुद्दा है या नहीं? किसानों के साथ जो हमारी सरकारों ने व्यवहार किया पिछले
एक नहीं साल नहीं, ये 700 मुद्दा लोग है। मारे गए। आप ये बात नहीं समझ नहीं, पा रहे हैं दिखता कि ये नहीं है। मुद्दा है, लेकिन या तो आप जी। उसे प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप जिन चेहरों से वो बुलवाते हैं उन चेहरों से लोग ये सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि ये हमारी मदद कर पाएंगे। मुद्दा तो है वो दोनों। देखिए, साइजेबल पॉपुलेशन है इस देश की जो भारतीय जनता पार्टी से, उनकी नीतियों से सहमत नहीं है। बस अभी जैसे आप उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, ये समाजवादी पार्टी अचानक फील्ड में जंप करके आ गई। उसकी एक वजह ये थी कि साइजेबल पॉपुलेशन है उस प्रदेश में जो पसंद नहीं कर रही थी जो हो रहा था। लेकिन चोट ये है कि समाजवादी पार्टी का जो पिछला रूल है उसमें जो असामाजिक तत्वों का एलिमेंट था उसको जनता भूली नहीं है। तो ये पार्शियल सफलता समाजवादी पार्टी की इसलिए है कि उसका जो पास्ट का भूत है उसने कंप्लीटली पीछा नहीं छोड़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कमाल की सेवा की है। अब इंटरप्रिटेशन का सवाल ये ठीक है, जो डर भी है कि अब भारतीय जनता पार्टी लेकिन इंटरप्रिटेशन जैसे आज आप आश्चर्यचकित ठीक चल हैं, रहा। बहुत लंबे समय से बहुत से ऐसे मौके आए जब आप आश्चर्यचकित रह गए पर उसका जवाब नहीं खोज पाए। वरुण पुरोहित जी एक जवाब सुझा रहे हैं। वरुण पुरोहित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, आपने जो जवाब सुझाया वो बात अपनी जगह पर है, लेकिन अल्टीमेटली अब ये देश फेस की लड़ाई को ज्यादा रेस्पॉन्स कर रहा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ के चेहरे को रेस्पॉन्स किया हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो, लेकिन सपा के लिए अखिलेश यादव के चेहरे को रेस्पॉन्स किया अगर हम देखते हैं। आप पंजाब में देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी के फेस पर जैसा रेस्पॉन्स मिलना था मिल गया, लेकिन भगवंत मान के फेस पे एएपी को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला। अब आपके पास मतलब कांग्रेस के पास फेस बच क्या जाता है? दो, और दोनों की रिकॉर्ड बुक अब बहुत अच्छी नहीं बन रही है। एक की तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है और एक की बनना चालू हुई है इस बोहनी के साथ। देखिए स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी समाप्त नहीं हुई। कांग्रेस आज भी पूरे देश के जनता के दिल में, सबके पास, सबके कांग्रेस का एक दिल में सबके समाई हुई है। सब कांग्रेस का नाम लेते हैं, कांग्रेस की चिंता का है। कांग्रेस के आदमी लेकर ही सारी पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी भी हो, उन्होंने सरकारें बनाई है। उसमें आज भी देख लीजिए आम आदमी पार्टी में कितने कांग्रेस के। लेकिन जो असली बात आप कर रहे थे अभी प्रियंका गांधी जी की बात, फेस देखिए, नेतागिरी में फेस तो होगा ही, एक संगठन भी होता है, एक फेस भी होता है। ब्रांड मोदी से लड़ने के लिए अगर आपको फेस भी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पे, तो कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी को लॉन्च करना चाहिए। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश की आप मुझे बात कर रहे थे, मैंने आपको पहले भी कहा, चाहे 0 सीट आए चाहे 20 सीट आए, लेकिन प्रियंका गांधी का क्रेडिट है, जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में कांग्रेस 32 साल से साफ थी, लोगों को कार्यालय नहीं पता थे जिलों के अंदर, उसमें उन्होंने जाकर के संघर्ष किया, मेहनत की और कांग्रेस को 400 सीटों पे चुनाव लड़ाया। बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने आपको फिर कहा था, आप याद कर लीजिए, इतने 1 महीने से मैं कह रहा हूँ, प्रियंका गांधी के संघर्ष का, मेहनत का जो फल है, प्रतिफल, वो विपक्ष को मिलने चाह रहा है। आप अखिलेश यादव अच्छे नेता हैं, सब बात है, लेकिन आप कंपेयर कर लीजिए पिछले 5 साल का संघर्ष कि किसने संघर्ष किया सड़क पे। प्रियंका गांधी के संघर्ष का फायदा अखिलेश यादव को और सबको मिला है। लेकिन आपका मेरा आकलन में आप जीते हो, क्योंकि पंजाब में लैंडस्लाइड विक्ट्री आम आदमी पार्टी ने की। अब ये फेस की लड़ाई नहीं है, जो बात हम कह रहे हैं, भगवंत मान के फेस से असर पड़ा, ये सिद्धू भी स्वीकार कर रहे हैं, ये चन्नी भी कह रहे हैं, और इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आऊंगा आपके पास, दरअसल वक्त का तकाजा है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहां पर मुझे बताया जा रहा है हो चला है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। लगातार आप देख रहे हैं जनादेश 2022, 5 राज्यों में हुए चुनावों की मतगणना का ये महा कवरेज। और अब देखिए कुछ जगह तो पूरी तरह से स्थितियां साफ हो चुकी हैं। पंजाब में सभी सीटों के नतीजे आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, आसपास भी कोई नहीं। यूपी में भी अधिकतर सीटों के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी गठबंधन ने कंफर्टेबली बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। हमारे गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण पुरोहित जी, आपसे मेरी बातचीत बीच में रुकी। आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो भी मेहनत की वो बेसिकली किसी और के खाते में गई, मतलब कांग्रेस उसके लिए बी टीम साबित हुई। आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी वोकैबुलरी का वर्ड आप यूज कर सकते हैं डिक्शनरी में से, लेकिन प्रियंका गांधी की मेहनत का फल, मैंने हमेशा का प्रतिफल विपक्ष को मिलने जा रहा है। मैंने कभी नहीं कहा विपक्ष की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के अभी एनालिसिस जो कर रहे हैं, आप देखिए बीजेपी को
कितना लॉस हुआ है, 60, 70, 80 सीटों का यूपी में लॉस हुआ। उत्तराखंड में 11 की 22 कांग्रेस पार्टी। ये जो आप देखेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी ठीक है जीती है क्योंकि सत्ता में है, मैं उसकी कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी अभी अपन चर्चा कर रहे थे मुद्दे नहीं है, रोटी रोजगार, महंगाई, निजीकरण बिल्कुल मुद्दा है। अगर ये मुद्दा नहीं होता तो लैंडस्लाइड विक्ट्री आम आदमी पार्टी पंजाब में नहीं करती और बीजेपी की सीटें उत्तराखंड और आपके उत्तर प्रदेश में कम नहीं होती। ये मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लोग चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का सेंट्रल सिस्टम सुधर जाए, आज कांग्रेस पार्टी को वोट मिलने लग जाए। वही उसी बात पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 10 साल का कार्यकाल था, उसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता हताशा पे आ गया, निराशा पे आ गया, कोई कॉन्टेक्ट सेंट्रल लीडरशिप से नहीं था। प्रधानमंत्री कभी एक दिन भी अगर जनता दरबार लगाया हो तो आप मुझे बताएं। उसके बाद 8 साल हो गए, 18 साल हो गए कांग्रेस पार्टी में, 8 साल से सेंट्रल सिस्टम जो है बिल्कुल कार्यकर्ताओं से मिलने से इनकार करता है। लेकिन फिर वो जो सारे ऐप बनाए थे, शक्ति ऐप, तो ये ऐप तो वो ऐप जिससे कार्यकर्ता सीधे जुड़ सकेंगे, अपना रेस्पॉन्स दे सकेंगे, वो मतलब कभी हो ही नहीं पाया। देखिए, ऐप से पार्टियां नहीं चलती, ट्विटर से पार्टियां नहीं चलती, आपको सड़क पे काम करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड मोदी को और इनका जो बूथ मैनेजमेंट का संगठन है उसको आप टक्कर खाने के लिए आपके संगठन को तो रिवाइवल करोगे, और रिवाइवल क्या करोगे, बाहर से आदमी इंपोर्ट कर। आपके ऑलरेडी आपके पास फौजें पड़ी हैं, आपकी फौजें तो दूसरी पार्टियां लेके सरकार बना, आप अपनी फौजों को ही आप एक्टिव नहीं कर रहे हो। असली बात यह है, जो आप कमांडिंग करना चाह रहे हो, जो कमांडर्स हैं पार्टी के, अब क्या है, दिल्ली में आप देखिए जो मंत्री और नेता हार जाते हैं, मैंने गुलाम नबी आजाद G23 पे भी आपको याद होगा, आपके चैनल पे बातें की थी, काफी टाइम हो गया उस बात को, जब G23 बना था। मैं कह रहा हूं ये नेता मंत्री बन जाते हैं, दिल्ली में बैठे रह के राज्यसभा की टिकटें ले लेते हैं, जब हार जाते हैं तो एक पार्टी के कार्यकर्ता का मुखौटा पहन लेते हैं। एक रिएक्शन आ रहा है, अर्जुन राम मेघवाल जी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास फिर मैं मुकेश जी आपके पास आऊंगा। हाँ, हक जो है वो घर की जो मुखिया है महिला, उसको मिला, तो महिला एम्पावरमेंट भी हुआ और मकान भी बना। तो योजनाओं का इस तरह से जो क्रियान्वित की योगी जी ने और धरातल पे उतारी मोदी जी की योजनाएं, उसका प्रभाव सकारात्मक हमें दिखता था चुनाव में। और ये आज यूपी की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है बीजेपी को, हम बहुत आभार प्रकट करते हैं यूपी के मतदाताओं का। लेकिन सर वही देखा जाए तो बीजेपी जीत गई, लेकिन कई कद्दावर नेता हार गए हैं। देखिए, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के विषय पे आप अभी बात कर रहे थे, ये विषय तो अभी पूरे रिजल्ट आने दो, समीक्षा का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन इन 5 राज्यों में आपने देखा होगा कि 4 में तो हम स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ गए, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। वही देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का तमाम नेता तरह तरह की आरोप लगा रहे हैं अभी से, अब उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसको मिले वो सत्ता में आता है। ये एक सिस्टम हमारे संविधान निर्माताओं ने बना हुआ है। जब कोई हार जाता है तो अधिकतर अभी विपक्षी दलों का हमने देखा है कि वो ईवीएम पे आरोप लगाने का काम करते हैं। अभी 3 दिनों से अखिलेश जी, जब से एग्जिट पोल आया है तब से ईवीएम मशीनें इधर उधर हो रही है, ऐसा कुछ विषय नहीं था जी। वो ट्रेनिंग में कोई ईवीएम गई, मॉक जो जिसका पोलिंग हुआ, वो जो पोल्ड मशीनें थी वो तो वहीं है स्ट्रांग रूम में, वो टैली हो गई। ईसीआई को खुद को आकर के कहना पड़ा। लोकतंत्र में स्वस्थ परंपराएं स्थापित करना सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य होना चाहिए। हम अधिकारियों की बात तो हमेशा करते हैं, लेकिन कभी कभी कर्तव्यों का भी बात करनी चाहिए। सर, चुनाव प्रचार के दौरान लगातार जो है मंच पे आप योगी जी के साथ नजर आए, खुशी का मौका है, बीजेपी जीत गई, सरकार फिर बनाने जा रही है, योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस योगी जी ने डबल इंजन की सरकार के द्वारा यूपी की जनता को दिया, उसकी स्पीड मुझे लगता है और तेज होगी इस कालखंड में। लगातार बने हुए हैं। मुकेश पारीक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और मुकेश पारीक जी, देखिए, मैं पहले कभी ना कभी मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी डिबेट में मैंने आपसे ये बात ज़रूर कही है कि आपकी खुशकिस्मती यह है कि आपके सामने कांग्रेस है। पंजाब में आप कुछ खास थे नहीं, और वहां आपके सामने जो थे वो आपको हवा में उड़ा ले गए। तो एक खुशकिस्मती यह है कि जहां सीधा मुकाबला होता है वहां पर आपको एक बेनिफिट होता है। राजस्थान को अगर मैं फिलहाल पिछले चुनावों के हिसाब से हटा दूं या एमपी को हटा दूं तो देखिए स्वप्निल जी,
आज जो इन परिणामों के बाद जो हम चर्चा कर रहे हैं, आपको मुझे 1 मिनट देना पड़ेगा, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। अभी जिस प्रकार से वरुण पुरोहित जी बार बार व्याख्यान कर रहे थे कि कांग्रेस में ये सुधार हो जाए, वो हो जाए, कांग्रेस पूरे देश की पार्टी है, कुछ चीज़ों को हम प्रतिशत के आधार पर भी हमको देखना चाहिए कि आज इन राज्यों में जहां चुनाव हुए हैं, आप अगर देखेंगे तो जो टोटल विधानसभा की सीट है उनका 10% सीट भी कांग्रेस पार्टी नहीं ले पाई। 10% सीट भी कांग्रेस कहती है हम पूरे देश की पार्टी हैं। तो नंबर 1, एक तो ये कांग्रेस के नेताओं को अब ये समझ लेना चाहिए कि पूरे देश में स्वीकार होने वाली पार्टी नहीं रही। अब बीजेपी की जब हम बात करते हैं, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ा है, जिस प्रकार से लोक कल्याणकारी नीतियां आई है, आपको उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चंद उदाहरण देना चाहूंगा कि जिस गरीब ने, देश के गरीब ने, जिसने कभी खाता बैंक में नहीं गया था, वो उसने कल्पना नहीं की थी कि मेरा बैंक में खाता होगा, उस गरीब का जनधन योजना के अंतर्गत बैंक में खाता खोला गया। और यही नहीं, उसको जो बेनिफिट्स मिलने थे, उसको जो सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना था, उस पैसे को कहीं किसी बिचौलिए ने हाथ नहीं लगाया, वो पैसा सीधा उसके खाते में आया। नंबर 1। नंबर 2, इसी प्रकार से ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो एक हमारे देश की केंद्र सरकार की यूपीए के समय में जो एक छवि बनी थी कि हमारा देश तो भ्रष्टाचारियों का देश है, हमारे देश में जो सरकार चल रही है भ्रष्टाचारियों की है, बड़े बड़े स्कैंडल हुए, बड़े बड़े स्कैम, वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन पारिक जी देखिए हो क्या रहा है, पारिक जी हो क्या रहा है, देखिए ऐसा नहीं है कि आपके अगेंस्ट मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं, जैसे महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इस तरह के मुद्दे हैं जो ऐसा नहीं है कि वो आपके अगेंस्ट में मुद्दे नहीं है। नहीं, लेकिन स्वप्निल जी मैं बता रहा हूं, लोगों को कहीं और ये नहीं लग रहा कि आप उसमें कुछ मदद कर पाएंगे। देखिए स्वप्निल जी, अगर आप चाहेंगे इन परिणामों को देखने के बाद भी मुझे बार बार ये कहना चाहेंगे कि हमारे खिलाफ मुद्दे हैं, तो हमारे पक्ष के मुद्दे तो आप सुनिए पहले। हमारे खिलाफ वाले मुद्दे मैं सुन लूंगा, आप पहले पक्ष के मुद्दे सुनिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से काम किया है, जिस प्रकार से देश के गरीबों का हित किया है, जिस प्रकार से देश में एक भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाया है, किसी केंद्र की सरकार के ऊपर इस इतने कार्यकाल में, मोदी जी के दूसरे कार्यकाल और पहले कार्यकाल में कोई आरोप नहीं लगा है। ये सब चीजें देश की जनता ने देखी। देखिए एक चीज और इसमें जो है जिससे जनता आक्रोशित हुई है कांग्रेस से और अन्य विरोधी दलों से, हमारे देश के नायक जिनके नाम पर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, देश के वो प्रधानमंत्री बने, उस नायक को बार बार खलनायक बनाने की कोशिश की, इन्होंने बार बार उसको खलनायक के रूप में प्रचारित किया। लेकिन इस देश की जनता ने जिस प्रकार के परिणाम दिए, आज वो देश का नायक, महानायक बन चुका है। कांग्रेस को हो चाहे अन्य विपक्षी दल हो, ये सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो देश की जनता का जिस प्रकार से भाव है, जिस प्रकार से उनके प्रति आत्मा है, आदर है, वो भाव ये चल रहा है। और उन्होंने जो लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं, उससे देश की गरीब जनता प्रभावित है। हमने महिलाओं के लिए काम किए, आज ये ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, आज ये कितना भी कर लें, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अरुण शर्मा जी मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं। देखिए अमूमन चुनाव से पहले पार्टीज इंटरनल सर्वेस कराती हैं ग्राउंड पर, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी पार्टी भी कराती होगी, कुछ वक्त पहले तक तो कराती थी। अब क्या इंटरनल सर्वेस भी आपको एक रियल पिक्चर, एक क्लियर पिक्चर नहीं बता पा रहे हैं? क्या इस हद तक ग्राउंड से होल्ड खत्म हो चुकी है कांग्रेस की? नहीं, ऐसा नहीं है। सर्वेज और फीडबैक एक सतत सिस्टम है हमारे यहाँ भी, ये फीडबैक लेते रहते हैं। और देखिए हम जरूर अब 2 या 3 स्टेट्स में हैं, और ये जो सोच है कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, एक्चुअली ये समझने की बात है, ये सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहिए, मोदी जी को विपक्ष मुक्त, प्रश्न मुक्त भारत चाहिए। उसकी तरफ अपन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कोई सवाल तो आप पूछ नहीं सकते हैं, कोई एक्सपर्ट्स की सलाह मानी नहीं जाती हैं, कोई आर्थिक विशेषज्ञ टिकते नहीं हैं इनके यहाँ, ये सब देख रहे हैं। लेकिन ये कुछ मुद्दे नहीं हैं, ये बार बार साबित भी हो रहा है। तो ऐसे में फीडबैक का क्या करें आप बताइए? फीडबैक अपन सब मीडिया से जुड़े हुए हैं किसी न किसी तौर पे, आप तो सीधे जुड़े हुए हैं। पिछले 1.5 महीने से फीडबैक के बेसिस पे ही ये खबरें आ रही थी कि उत्तराखंड में
कांग्रेस के सरकार बनने के अच्छे चांसेस हैं। गोवा में भी बढ़त आज सुबह तक बनी हुई थी और फीडबैक तो तो आप आते हैं। हताशा क्यों झलक रही है? नहीं, हम हताश नहीं है। हम कह रहे हैं लगातार कि हम में वो संयम है, डीएनए में है हमारे संयम, कि हम अपनी नीतियों से नहीं हटते। हमें मालूम है कि देश इस समय किस दिशा में जा रहा है और हम जो मूल नीतियां हैं हमारी धर्मनिरपेक्षता की, तो आपका अपना एजम्पशन क्या है? इस्तेमाल आपके लिए कभी भी कभी नहीं हालात करेंगे। बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, बदलेंगे तो कब से बदलना चालू होंगे? आपका अपना एजम्पशन क्या है? जब आपने इस तरह का एजम्पशन कर ही लिया है तो ये भी तो सोचा होगा कि ये दुखों का रास्ता, ये पहाड़ सा रास्ता कितना लंबा है। देखिए, संघर्ष तो जरूर है। जो खड्डा और खाई इस बीच 2014 के बाद बड़ी हुई है, वो चाहे अमीर और गरीब के बीच में हो या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों खाइयां बराबर तौर पे बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब लंबा संघर्ष है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम मेहनत करेंगे अपनी पॉलिसीज और उसमें एक बेटर अल्टरनेटिव प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि हमारा पक्का मानना है ये ठीक दिशा में नहीं जा रहा है देश। ठीक है, लेकिन आप जब ये लोगों को समझा रहे हैं, लोग आपसे समझना नहीं चाह रहे हैं या उन चेहरों से नहीं समझना चाह रहे हैं जो जाकर लोगों को समझाने की आपके बिहाफ पर कोशिश करते हैं। वरुण पुरोहित जी, मैंने सुबह भी एक पॉइंट कहा था और मैं दोबारा उस पॉइंट को कह रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट मौजूद है। देखिए, एक वक्त था जब ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी नहीं हारी थी और बहुत ऐतिहासिक तरीके से हारी थी और पार्टी बहुत ऐतिहासिक गर्त में गिरी थी, लेकिन कुछ ही पलों में उठी और एक नई रणनीति के साथ उतरी और उसको पार पाकर दिखाया। ये जो एबिलिटी है, अपने इतिहास के सुनहरे दिनों में से इस एबिलिटी को क्या कांग्रेस ने खो दिया है? क्योंकि उनके पास वैसा कोई प्लान नहीं दिख रहा जिससे लगे कि कभी उनका सूरज उगेगा, जबकि बीजेपी के पास क्लियर कट प्लान दिख रहा है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, 2024 में हो सकता है सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मोदी के ही आने की होगी। हम उसके आगे के भी कुछ चुनावों को लेकर एजम्पशंस कर सकते हैं, कुछ विधानसभा चुनावों को लेकर, लेकिन कांग्रेस को लेकर हम शॉर्ट नहीं कह पा रहे हैं। स्वप्निल जी, सबसे पहले मुकेश पारिक साहब का जवाब दे दूं। ये कह रहे थे कांग्रेस की बात कर रहा हूं। अगर नहीं है कांग्रेस कहीं भी, तो आप कांग्रेस के आदमी लेके सरकारें क्यों बनाते हो? कांग्रेस के आदमी, आपकी सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरते हो। आपके पास भी कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे, आप कांग्रेस के नेता लेके क्यों सरकार बनाते हो? समझो कांग्रेस सबके मन में समाई हुई है। कांग्रेस, सबको पता है कांग्रेस बगैर हम सत्ता में नहीं रह सकते। और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी होती तो साउथ के कई राज्य, पश्चिम बंगाल, दुनिया भर के राज्य, पंजाब क्यों नहीं है भारतीय जनता पार्टी? खैर, वो अलग प्रश्न है। अभी बात चल रही है, मैंने आपको पहले भी कहा, पिछली डिबेट्स में कहा, ब्रांड मोदी से लड़ने के लिए आपको संगठन को मजबूत करना आवश्यक है। अब आप अभी बात चल रही है आइडियोलॉजी। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह की, मैं क्रिटिसाइज नहीं करता किसी को निजी रूप में, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियां क्या थी? पूंजीवाद प्रवर्तक थी। कांग्रेस का उद्भव भी भारतीय समाजवाद के ऊपर हुआ है। तो ये बार बार कहते ना निजीकरण, तो जनता समझती भाई निजीकरण, और ये पॉलिसी तो आपके मनमोहन सिंह के पीरियड में आई थी। आप मनमोहन सिंह जी को पूज रहे हो तो आप मतलब मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों को पूज रहे हो। तो कांग्रेस के कोई संगठन से कार्यकर्ता तो थे नहीं, तो वो चीज ही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो इसमें डिफरेंस नहीं है। कांग्रेस को ये समझना होगा कि आपको जो आर्थिक नीतियां आपको जैसे अब राजस्थान सरकार ने करा, पेंशन योजना लागू करी, वापस सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन हिंदुस्तान में आने लगा, छत्तीसगढ़ ने भी कर दिया। तो भारतीय समाजवाद की और कांग्रेस मुड़ेगी तो आप देखिएगा वापस से कम बैक करेगी। कई बात इंदिरा जी की आप बात कर रहे थे, 77 में वो हारी, उसके बाद जनता पार्टी आई जिसका अस्तित्व नहीं था, भानुमती का कुनबा था, वो फटाफट जीती। आज की स्थिति में मैं आप जो कह रहे हो, आप खुद एनालाइज कर लीजिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति थी। और प्रियंका गांधी के पास इंदिरा गांधी जितनी पावर नहीं दी गई है पार्टी के अंदर, अगर दी गई होती जब हम प्रश्न उठाते। आज एक महामंत्री बनाया उनको एक स्टेट का, उन्होंने आप देखिए हर जगह रैलियां करी। क्यों आ रही भीड़ उनको, अगर वो नेता नहीं थी तो फिर किसने रोका? आप बार बार संगठन को मजबूत करने की बात पर जोर दे रहे हैं, कौन रोक रहा है? अब एक राहुल गांधी राजस्थान में आकर बोल के गए थे कि सेवा दल एक्टिव हो जाओ, अब मैं आपको पूरी तरह एक्टिव रखूंगा, कहां रख पाए? नहीं, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, प्रियंका गांधी के हाथ में पूरे देश की कमान तो है नहीं। पूरे देश की कमान होती जब आप कहते भाई क्या किया क्या नहीं किया। उत्तर प्रदेश की कमान दी, 32 साल एक दिन में नहीं संगठन तैयार हो जाता। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पे थी, 200 में आई, फिर 300 पे कितने साल बाद पहुंची भारतीय जनसंघ बनने के बाद। अटल जी, अडवाणी जी जिंदगी भर संघर्ष किया, वो बात अलग है। मोदी जी ने उनको बिल्कुल साइड में कर दिया, वो इनकी पार्टी का मैटर। लेकिन आप बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 400 सीट पे कोई चुनाव लड़ा रहा है, सड़क पे जा रहा है, लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 60 घंटे इलीगल डिटेंशन में रख रही है, बहुत बड़ी बात है। अगले चुनाव तक आप देखिएगा कांग्रेस संगठन को मजबूत कर दिया जाएगा। लेकिन
अगर पार्टी का सेंट्रल सिस्टम एनजीओ की तरह पार्टी को चलाएगा, बाहर के लोगों को ठेके, आप अभी बात कर रहे थे इंटरनेट सर्वे की, इंटरनेट सर्वे कराने के लिए आप दूसरे लोगों को सर्वे आप फीड वो दे रहे हो, ठेके दे रहे हो, वो कोई कंपनी या एनजीओ थोड़ी ही पार्टी, ये पार्टी के लोगों पे आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो, पार्टी के कैडर को रिबिल्ड नहीं कर रहे हो, आप यूथ कांग्रेस राहुल दस्ते आपके भरे पड़े, वो चीज करने की। ठीक है, आप रेस्पॉन्ड करना चाह रहे थे पारीक जी, जब आपने बीजेपी का पॉइंट बोला तो पारीक जी कुछ रेस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, उन्होंने हाथ उठाया था, मैं बस उनका रिएक्शन ले लूं। हाँ पारीक जी क्या बोल रहे थे, आप बोलिए, फिर मैं सवाल लेता हूं। 10 सेकंड मुझे दे दें प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है पारीक जी, 2 सेकंड रुकिए, मैं आपको 10-15 सेकंड दे रहा हूं, पुरोहित जी जल्दी से खत्म करें अपनी बात। मैं कह रहा हूं जो वर्तमान चुनाव में आप देखिएगा जनता का मूड, कितने मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी को वो हारे हैं, ये जनता के मूड को आप इस रूप में एनालाइज करिए कि सिटिंग मुख्यमंत्री भी हार रहे हैं, कांग्रेस के भी हार रहे हैं, बीजेपी के भी हार रहे हैं, ये चीज जनता का मूड आप चेक। जी ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज के नतीजों पर ट्वीट किया है और उन्होंने रिएक्शन दिया है, उन्होंने सभी जीतने वालों को बधाइयां दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने ये माना है कि हम बेहतर परिणामों की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि नंबर्स देख लीजिए आप, टीवी स्क्रीन पर लगातार मौजूद है, पर ऐसा हुआ नहीं। तो उन्होंने लिखा भी है कि हम इस जनादेश को स्वीकार करते हैं, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हालांकि बहुत मेहनत की है। हाँ पारीक जी अब आप बोले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को जिस मेहनत से जनता के बीच में जाके आज पार्टी को इस स्तर पर पहुंचाया है, आज मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किए हैं उसको पूरे देश की जनता ने स्वीकार किया है और ये उनके सबके परिणाम अब आपके सामने हैं। आप नीतियां जो होती है और जो नीति और नीयत जनता वो देखती है, और भारतीय जनता पार्टी की जो जिस प्रकार की नीतियां हैं वो देश को एक विकास के पथ पर ले जाने वाली नीतियां हैं, देश के गरीबों का उत्थान करने वाली नीति है। और हमारे जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा था कि पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का जब तक उत्थान नहीं हो जाता, जब तक उसका उद्भव नहीं हो जाता, जब तक हमारा सेवा करने का, हमारा शासन में रहने का कार्य पूरा नहीं हो जाता, उसको मानकर पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के इस ध्येय वाक्य को मानकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और जिन राज्यों में शासन में है वहां पर सेवा कर रही है। और आज योगी जी के विकास के आप एजेंडे की बात करें, चाहे वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें और वहां पर जनता में सुरक्षा के भाव की बात करें, उन सबको लेके ये दोबारा सरकार आई है और अन्य राज्यों में भी तो यूपी में जो है वो यूपी मॉडल है या मोदी मॉडल ही है? देखिए, ये मॉडल नाम ये आप गुजरात मॉडल नाम आपने दिया था इसलिए नाम आ रहा है, लेकिन जो नहीं, आप वो मैं ही बता रहा हूँ, आप आज के मैं परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। मोदी मॉडल जो आप बात करते हैं, मोदी मॉडल केंद्र सरकार की नीतियां हैं और केंद्र सरकार की नीतियां जो राज्य सरकार जिनको लागू करती है या राज्य सरकार जिन नीतियों का फायदा उठाती है और राज्य सरकार को जो केंद्र से मिलता है, आप लोग रहे मेरे साथ, आप लोग रहे मेरे साथ। यहाँ पर दरअसल वक्त एक ब्रेक का है और किस तरह की स्थितियां विभिन्न राज्यों में ये टैली के जरिए लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जनादेश 2022 जारी है।